हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 12th बायो की क्विक नोट सीरीज लेकर आई हूँ। ये वीडियोस आपको सेल्फ स्टडी में तो हेल्प करेंगे ही, और एग्जाम से पहले ये वीडियोस देखकर आप अपने चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन भी कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के एंड में नीट और सीबीएसई 12th बोर्ड में लास्ट ईयर्स जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आपको वो क्वेश्चंस देखने के बाद पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट में एनसीईआरटी से ही आए। तो आप यदि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आप वीडियो के साथ या बाद में एनसीईआरटी से ये वाला चैप्टर पढ़ना, तो आपको अब अच्छे से वो चैप्टर समझ भी आएगा, और उस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी में वो आप सॉल्व करना, तो आप आराम से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो फ्लावर होता है। ठीक है, तो यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेना चाहिए, इसलिए हम पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे बाहर आप यदि कोई फ्लावर आप देखते हैं तो उसमें जो सबसे बाहर ग्रीन कलर का देखिए छोटा सा रहता है उसको हम बोलते हैं सेपल। कलर्ड जो रहते हैं उनको बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें रहता है एंथर, ये एंथर है, और ये जो दिख रहा है आपको ये है फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो स्टिग्मा, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये स्टिग्मा। फिर उसके बाद जो ये लंबी दिख रही है आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो है स्टाइल, और नीचे ये फूला हुआ पार्ट है वो है ओवरी जिसके अंदर होते हैं ओव्यूल। तो ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आप ये समझ सकते होंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, ये फ्लावर हुआ बायसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में है। स्ट्रक्चर आया आपको समझ में? लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन का मतलब। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब ये गैमेट कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन हेडिंग के अंदर। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं गाइनोशियम। हम पहले पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में। ये एंड्रोशियम क्या होता है, होल ऑफ स्टेमेन मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स को बोलते हैं एंड्रोशियम। एक सिंगल स्टेमेन की बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर और नीचे फिलामेंट। ये एंथर आप देख सकते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दो लोब प्रेजेंट होते हैं, और डायथीकस होता है, दो थीका प्रेजेंट होते हैं, दो लेयर देखिए ये 1 और ये 2। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक लोब में ये पिंक स्ट्रक्चर जो है वो है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों लोब में मिला के टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर में प्रेजेंट होते हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर पोलन सेक बनाते हैं, और इन पोलन सेक में ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। जैसा अभी आपको बताया मैंने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया का यदि हम लार्ज व्यू देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उससे अंदर एंडोथिकम, उससे अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर टेपिटम। ये टेपिटम का काम होता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट का काम करती है। स्पोरोजिनस टिश्यू, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंट्रल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू, इस टिश्यू की हर एक सेल पोलन ग्रेन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह काम करती है। हर एक सेल कैपेबल होती है पोलन ग्रेन्स बनाने में। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, और मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। मतलब मियोसिस से आपको पता है एक सेल से 4 सेल्स बनती है,
तो जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं वो क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स के फॉर्म में होते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही डेवलप होकर आगे जाके बनाते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मेल गैमेट को एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखिए। ये पोलन ग्रेन जो होता है ये स्फेरिकल होता है, गोल होता है। इसके आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो हार्ड होती है, इनर लेयर जो होती है वो थिन होती है। हार्ड होती है और एक कंपाउंड होता है स्पोरोपोलेनिन, इसकी बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन की क्या खासियत होती है कि हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को सहन कर सकता है, किसी भी एंजाइम को सहन कर सकता है, इसको कुछ भी नहीं होता है। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस एग्जाइम में लेकिन अपर्चर कहीं कहीं पर छेद प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं जर्म पोर्स। इन जर्म पोर्स में ये स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है। आया समझ में? एग्जाइन पूरे में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होगा, केवल अपर्चर जर्म पोर्स वाली जगह पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होगा। इनर लेयर जो इंटाइन होती है वो थिन होती है, कंटिन्यूअस होती है, कोई उसमें पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। यहाँ पर आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, दो तरह की सेल होती है पोलन ग्रेन में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल देख सकते हैं आप, बड़ी होती है, इसका न्यूक्लियस है ये जो कि इरेगुलर होता है। जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप की छोटी सेल होती है। 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन रिलीज होता है प्लांट से, वो इस 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाता है। लेकिन बाकी की जो 40% स्पीशीज है उनमें ये जनरेटिव सेल माइटोसिस के थ्रू 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और पोलन ग्रेन कितनी सेल का हो गया? 3 सेल का। एक वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो गई, डिवाइड हो गई। तो इस तरह से 3 सेल्ड स्टेज में 40% स्पीशीज में पोलन ग्रेन रिलीज होता है। इस स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस के कारण ही पोलन ग्रेन्स को हम सालों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज में पोलन ग्रेन्स को इन द फॉर्म ऑफ साइरप और इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। इवन कई एथलीट्स भी पोलन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट तक पहुंचे इस बीच में तब तक उसकी वाइबिलिटी लॉस नहीं होनी चाहिए। वाइबिलिटी मतलब वो लाइव होनी चाहिए। यदि वो वाइबल नहीं रहे तो वो फीमेल पार्ट तक पहुंचकर भी फ्यूजन नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी वाइबिलिटी लॉस नहीं होनी चाहिए। ये जो वाइबिलिटी पीरियड है ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। कुछ स्पीशीज के पोलन ग्रेन कुछ घंटों तक वाइबल रह सकते हैं, कुछ किसी के कुछ दिन तक और किसी के कुछ महीनों तक। हम इन पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं इन द लिक्विड नाइट्रोजन। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं और पोलन बैंक से इन पोलन्स को यूज कर सकते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। मतलब यदि हम चाहते हैं कि हम इस प्लांट का पोलन लें और दूसरा जो फीमेल पार्ट है या ओव्यूल है वो भी हमारा डिजायर रहेगा कि इसी प्लांट की ओव्यूल होनी चाहिए, इसी प्लांट का पोलन ग्रेन होना चाहिए और ये दोनों आपस में फ्यूज होने चाहिए, तो हम अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन पोलन बैंक से क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। जैसे एंड्रोशियम में स्टेमेन होता है वैसे ही गाइनोशियम में होता है पिस्टिल। यदि गाइनोशियम में एक सिंगल पिस्टिल है तो हम इस तरीके को बोलते हैं मोनोकार्पलरी, और यदि एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। यदि एक से ज्यादा पिस्टिल है लेकिन सब फ्यूज है आपस में तो उस पोजीशन को बोलते हैं सिनकार्पस, और यदि वो फ्री है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं पिस्टिल का। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, ये एक तरह से लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए। ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आपको इलोंगेटेड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो है स्टाइल। नीचे आपको जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है वो है ओवरी। इस ओवरी में होती है ओवेरियन कैविटी और इस ओवेरियन कैविटी में ही प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है।
इस प्लेसेंटा पे लगे हुए रहते हैं एक या एक से ज्यादा मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल भी उनको बोल सकते हैं। ओवरी में वन ओव्यूल भी हो सकता है, उसका एग्जांपल है वीट, पैडी, मैंगो एटसेट्रा। और बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। अब हम पढ़ते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल का है। आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच्ड रहते हैं। अब वो ओव्यूल अटैच किसके थ्रू रहते हैं? एक स्टॉक के थ्रू रहते हैं और इस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच के जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। देखिए यहाँ ये फ्यूनिकल है और ये ओव्यूल है, इसके बीच के जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओव्यूल में कवरिंग होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, एक इनर इंटेग्यूमेंट। ये आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट एक जगह पे नहीं है, बाकी सब जगह पर है। इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल और इस तरह इसके पोल को बोलते हैं, ओव्यूल के इस पोल को बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। इसके ऑपोजिट होता है चैलेजा और उस पोल को बोलते हैं चैलेजल पोल। ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। इन दोनों इंटेग्यूमेंट के अंदर होता है न्यूसेलस। ये न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेलस की जो सेल्स होती है उनमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। इन्हीं न्यूसेलस में रहता है एम्ब्रियो सैक। ये जो न्यूसेलस है इसकी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली या पोल की तरफ वाली जो सेल्स हैं वो काम करती है मेगा स्पोर मदर सेल का, मतलब इससे बनेंगे मेगा स्पोर्स। उनमें मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मियोसिस होता है और एक सेल से कितनी बनेगी? 4 मेगा स्पोर्स। एम्ब्रियोसेक जो होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये एम्ब्रियोसेक फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे बनता है? देखिए अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, उसमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, केवल 1 मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है। जो 1 मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है उससे कंप्लीट एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक सिंगल स्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियोसेक का बनना। एम्ब्रियोसेक में एक न्यूक्लियस था, डिवीजन से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8। अब ये 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसे होता है? देखिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस, चैलेजल एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस, कितने हो गए? 6। बीच में बचे 2 न्यूक्लियस। अब जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये उल्टा हो गया डायग्राम, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस गए थे, सेल वॉल बनती है और 3 सेल बनाते हैं। उनमें से 2 सेल कहलाती है सिनर्जिड और 1 सेल कहलाती है एग। ये दोनों मिलके कहलाते हैं एग अपरेटस। चैलेजल एंड की तरफ भी सेम, जो 3 न्यूक्लियस गए थे, सेल वॉल बनती है, 3 सेल बनाते हैं, उन सेल को बोलते हैं एंटीपोडल्स। बीच में 2 न्यूक्लियस बचे जिन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई और सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये जो सिनर्जिड्स होती हैं इनमें फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। आपको आगे पता चलेगा कि ये फिलीफॉर्म अपरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है एम्ब्रियोसेक का। आप देख सकते हैं इस एम्ब्रियोसेक में 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल्स है, तो इसलिए इस एम्ब्रियोसेक को बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा। आपको बताया कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। जो एम्ब्रियोसेक होती है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। अब टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। ठीक है। अब देखिए जब ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स का लॉस होता है, सभी पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमेशा नंबर ऑफ पोलेंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स। नाउ काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर विद इन अ फ्लावर
एंथर रहता है, उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं एक ही फ्लावर के। अब जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली एंथर और स्टिग्मा जो है वो दोनों पास पास होती है। नेक्स्ट है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी विद इन अ प्लांट होता है, एक ही प्लांट का मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं एक ही प्लांट का, तो वो होता है जिटोनोगेमी। नेक्स्ट है जीनोगेमी। जीनोगेमी डिफरेंट प्लांट होता है, दो अलग अलग प्लांट होते हैं, तो एक प्लांट का मेल फ्लावर, उसमें से पोलन ग्रेन निकलते हैं और ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा ऑफ द अनादर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ठीक है, इसको बोलते हैं जीनोगेमी। ये दो प्लांट के बीच में होता है, एक अलग प्लांट रहता है मेल फ्लावर का, फीमेल फ्लावर का अलग प्लांट रहता है। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। इनमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर होता है चेस्मोगेमस फ्लावर और एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। इसमें चेस्मोगेमस फ्लावर जो होता है वो ओपन रहता है, दूसरी स्पीशीज जैसा ही फ्लावर रहता है, लेकिन जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है वो बंद रहता है। ये बंद रहता है, इसमें अंदर ही जो एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन निकलते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसलिए इस तरह के फ्लावर में ऑटोगेमी कंफर्म रहती है। इसमें कोई दूसरे पोलन ग्रेन इनको फर्टिलाइज नहीं कर सकते, कोई भी दूसरा पोलन ग्रेन इस तरह के फ्लावर में नहीं पहुंच सकता। इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें टू टाइप के एजेंट्स हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। आपको पता होगा अबायोटिक जो लिविंग से रिलेटेड नहीं है वो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं या अबायोटिक एजेंट्स होते हैं, और बायोटिक मतलब लिविंग। ठीक है, अबायोटिक पॉलिनेशन किन के थ्रू हो सकता है, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। और बायोटिक, ये मोस्ट ऑफ द प्लांट में बायोटिक पॉलिनेशन ही होता है, और इसमें किन के थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, बर्ड्स, बैट्स एटसेट्रा। विंड पॉलिनेशन जिन भी प्लांट्स में होता है उनके पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं जिससे कि वो हवा में उड़ सके, नॉन स्टिकी होते हैं जिससे कि वो कहीं चिपक नहीं जाए, हवा के साथ उड़ते रहें। इस तरह का पॉलिनेशन जिन भी प्लांट में होता है उनकी स्टिग्मा हमेशा बड़ी और फेदरी होती है जिससे कि हवा में उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स को वो ट्रैप कर सके। इसका एग्जाम्पल है इस तरह का पॉलिनेशन कॉमनली किस में मिलता है, ग्रासेस में। नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन। इस तरह का पॉलिनेशन जिन भी प्लांट्स में मिलता है उनके पोलन ग्रेन म्यूसिलेज कवरिंग से ढके होते हैं, क्यों, जिससे कि वो वेट नहीं हो, इसलिए उनमें म्यूसिलेज कवरिंग होती है। इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये होते तो पानी में है ये प्लांट, लेकिन इनका फ्लावर जो होता है वो वाटर के लेवल से ऊपर आके आ जाता है, ऊपर की साइड इमर्ज हो जाता है, जिससे कि इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट या विंड के थ्रू होता है ना। अब आप नाम से क्या सोचेंगे, यदि आपसे कभी क्वेश्चन आया तो आप क्या सोचेंगे, नाम से वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, तो इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है, इंसेक्ट या विंड के थ्रू होता है, क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं वो वाटर के लेवल से ऊपर आ जाते हैं, ऊपर इमर्ज हो जाते हैं, और फिर वहां पर इंसेक्ट या विंड से पॉलिनेशन होता है। वेलिसनेरिया में क्या होता है, वेलिसनेरिया में जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर की सरफेस पे आ जाता है बाय अ लॉन्ग स्टॉक, और जो मेल फ्लावर होता है वो भी पोलन ग्रेन्स को वाटर की सरफेस पर ही रिलीज करता है। इस तरह वाटर करंट के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, और हम बोल सकते हैं कि वेलिसनेरिया में वाटर पॉलिनेशन होता है। देखिए, जिन भी प्लांट्स में विंड या वाटर से पॉलिनेशन होगा उनके फ्लावर कलरफुल भी नहीं होंगे और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनको किसी को अट्रैक्ट थोड़ी करना है, तो इसलिए वो कलरफुल भी नहीं होते और उनमें नेक्टर भी नहीं होता। लेकिन जिन प्लांट्स में फ्लावर जो होते हैं, जिन प्लांट्स में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, उन प्लांट्स के फ्लावर लार्ज, कलरफुल, खुशबू वाले और नेक्टर से रिच होते हैं, क्योंकि उनको
एनिमल्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करना है, इसलिए वो कलरफुल और फ्रेगनेंट वाले होते हैं, नेक्टर से रिच रहते हैं। ठीक है, हमको फ्लावर क्या देता है, यदि हम देखें कि हमको फ्लावर रिवॉर्ड क्या देता है, तो आप देखिए पोलन देता है और नेक्टर देता है, दोनों चीज फ्लावर हमें रिवॉर्ड में देता है। देखिए, जब पॉलिनेशन बायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है या एनिमल्स के थ्रू होता है या बर्ड्स के थ्रू होता है, तो जब वो बर्ड उस फ्लावर पे जाती है, मेल फ्लावर पर, तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन डस्ट हो जाते हैं और वो कवर हो जाती है पोलन ग्रेन से। जब वही बर्ड और वही इंसेक्ट फीमेल फ्लावर पे जाता है, तो वहां पर जाके वो पोलन ग्रेन को गिरा देती है वहां के स्टिग्मा पर, और पॉलिनेशन हो जाता है। इवन कई सारे प्लांट और स्पीशीज ऑफ मैनी इंसेक्ट्स, उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मोथ और प्लांट यूका। इनमें क्या होता है, मोथ जो होता है वो अपने एग्स को इस प्लांट के फ्लावर में छुपा देता है, जिससे कि जो दूसरे एनिमल्स हैं या दूसरे बर्ड्स है, दूसरे इंसेक्ट्स हैं, वो उसके एग को खाए नहीं, प्रोटेक्ट रहे। और जो प्लांट है उसको क्या बेनिफिट है इससे, कि मोथ पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स को लेकर आते हैं। तो इस तरह से इन दोनों को हेल्प, एक दूसरे की हेल्प रहती है। मोथ से क्या, मोथ को क्या हेल्प है कि प्लांट जो है वो उसके जो एग्स है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और प्लांट को क्या हेल्प है कि मोथ उसके लिए पॉलिनेशन का काम कर रहा है। इस तरह से दोनों स्पीशीज बेनिफिट होती है, इसको म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं। अब देखिए, फ्लावर्स में यदि सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होता रहता है, तो उनकी जो जीन्स हैं वो इतने ज्यादा एडवांस नहीं हो पाते हैं। उनमें जो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है, इसलिए कुछ फ्लावर्स अपने आप में सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। यदि वो चाहते हैं, यदि वो फ्लावर चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो उनमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती है जो कि एनकरेज करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो यहाँ पर 5 तरह की डिवाइसेस हैं जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यदि एक ही फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो क्या होता है उसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, पोलन जो है वो पहले रिलीज हो जाते हैं, या स्टिग्मा जो है वो पहले रिसेप्टिव हो जाती है, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं होता। जब साइमल्टेनियसली नहीं होता तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता उनमें। दूसरा, इनमें क्या डिवाइस हो सकती है कि एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग हो, जिससे कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स गिरे वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सके। तीसरा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, एक जेनेटिक फैक्टर है जिसके कारण जो स्टिग्मा है वो अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं करती। तीसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, तो ऑब्वियसली इससे ऑटोगेमी नहीं होगी लेकिन जिटोनोगेमी होगी। और मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर हो, तो इसमें ऑटोगेमी भी नहीं होगी, जिटोनोगेमी भी नहीं होगी, ओनली जीनोगेमी होगी। नेक्स्ट है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए, पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक आता है। अब ये राइट टाइप का पोलन आया है कि रॉन्ग टाइप का आया है, ये पिस्टिल रिकॉग्नाइज करती है। पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि जो पोलन ग्रेन है वो कंपेटिबल है कि इनकम्पेटिबल है। ठीक है, राइट टाइप का मतलब उसी स्पीशीज का होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि मैंगो का फीमेल फ्लावर है, मैंगो की पिस्टिल है, और ऑरेंज का पोलन ग्रेन आ गया और रिकॉग्नाइज कर लेगी, नहीं, वो उसको रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरह से उसके पास एबिलिटी होती है कि वो राइट टाइप के पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर सके। ये कैसे होता है, पोलन और पिस्टिल के बीच में केमिकल कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज करती है। यदि पोलन ग्रेन कंपेटिबल है तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करती है, यदि वो इनकम्पेटिबल है मतलब रॉन्ग टाइप का है तो वो उसको रिजेक्ट करती है। एक्सेप्ट करती है इसका क्या मतलब है कि जो पोलन ग्रेन शेड हुआ है या जो पोलन ग्रेन लैंड हुआ है पिस्टिल पर, स्टिग्मा पर, वो जर्मिनेट हो सकता है। यदि रॉन्ग टाइप का होगा तो वो जर्मिनेट नहीं हो सकता है। अब आपको मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में टू सेल्ड स्टेज में शेड होता है। टू सेल्ड स्टेज में टू सेल्स कौन कौन सी थी ये भी मैंने आपको बताया था, एक वेजिटेटिव सेल थी और एक जनरेटिव सेल थी।
जो जनरेटिव सेल होती है वो 2 सेल्ड स्टेज में ट्यूब बनाते टाइम यहाँ पर इस टाइम पर वो 2 मेल गैमेट बना देती है। लेकिन यदि ये पोलन ग्रेन जो यहाँ पर लैंड होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है तो फिर 2 मेल गैमेट उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो शेड हुआ यहाँ पर, इसमें ग्रास्प किया पिस्टिल ने और पोलन ट्यूब बनी। ये पोलन ट्यूब ओवरी तक जाती है। इस पूरे इवेंट को पोलन का स्टिग्मा पर आना, पोलन ट्यूब का बनना और इस पोलन ट्यूब का ओवरी तक जाना, इन सब इवेंट्स को ऑल ओवर बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए एक मेथड होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल यदि फ्लावर है, बाइसेक्सुअल आपको पता है ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में हो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम चाहते हैं कि जो उसका पोलन ग्रेन है, उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक नहीं पहुंचे। हम नहीं चाहते कि वही पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा को फर्टिलाइज करे, पॉलिनेट करे। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई डिजायर्ड पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा तक पहुंचे, इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन नहीं पहुंचे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उस फ्लावर के एंथर्स को रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सिप्स। ठीक है, तो रिमूव कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। अब यदि उसको रिमूव ही कर दिया तो उसके पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फीमेल पार्ट है या जो स्टिग्मा है उसको हम बटर पेपर के बैग से कवर कर देते हैं जिससे अनवांटेड पोलन उसको कंटामिनेट नहीं करे। ठीक है, वहां तक नहीं पहुंचे। उसके बाद हम अपने डिजायर्ड पोलन्स को उस पर डस्ट करते हैं और वापस से रीबैक कर देते हैं। इस तरह से हम हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन से स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं और ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं। ये थी बात बायसेक्सुअल फ्लावर की। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, तो हम इसमें क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर को बैगिंग कर देते हैं, मतलब उसको वही बटर पेपर के बैग से ढक देते हैं जिससे कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आकर उसको फर्टिलाइज नहीं करें। फिर हम वही डिजायर्ड अपना पोलन ग्रेन उस पर डालते हैं और वापस से रीबैक कर देते हैं। ये मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, जिससे कि हम अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन से डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज करा सके, स्टिग्मा को तक पहुंचा सके और फर्टिलाइज करा सके ओव्यूल को। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, मतलब मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचता है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए, पोलन ग्रेन लैंड हो गया स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल तक पहुंच गया। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बताया था कि सिनर्जिड सेल्स होती है माइक्रोपाइल एंड के एंड की तरफ। वो सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ये भी मैंने बताया था। ये फिलीफॉर्म अपरेटस हेल्प करता है पोलन ट्यूब की एंट्री में। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर होता है। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स हैं, आपको बताया है, चाहे वो 2 सेल स्टेज में शेड हुआ हो या 3 सेल स्टेज में शेड हुआ हो, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ये 2 मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में। उसमें से एक मेल गैमेट, एग सेल होती है, 2 माइक्रोपाइल एंड की साइड में 2 सिनर्जिड सेल रहती है और एक एग सेल रहती है, पता है आपको। तो वो एक एग सेल से जाकर एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन या सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है 2n। ठीक है, जो मेल गैमेट था वो भी हैप्लॉइड था और जो एग था, एग सेल थी, वो भी हैप्लॉइड थी, दोनों ने मिलकर बनाया जाइगोट। अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसकी तरफ मूव करता है, आपको बीच में सेंट्रल सेल होती है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उसकी तरफ मूव करता है। वहां पर मूव करके वहां के पोलर न्यूक्लियाई से वो मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है। तो देखो, पोलर न्यूक्लियाई वैसे ही 2n थे, आपको बताया था, वो मैंने पहले आपको समझाया था कि 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये तीसरा न्यूक्लियस आके जुड़ जाता है।
तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाइगोट बनता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है, उससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार फर्टिलाइजेशन एग सेल से हुआ और बना जाइगोट, एक बार फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियस से हुआ और बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस तरह से 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए फ्लावर में फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाद में जाके एंडोस्पर्म बनाती है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये फ्लावर्स में यूनिक होता है। ये जो जाइगोट है ये बाद में जाके एम्ब्रियो बनाता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा ये सब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होता है वो हम पढ़ेंगे। ओव्यूल सीड में कैसे कन्वर्ट होता है और ओवरी फ्रूट में कैसे कन्वर्ट होती है। देखिए जो एंडोस्पर्म था वो ट्रिप्लॉइड था। आपको अभी हाल मैंने बताया 3 न्यूक्लियस थे, ट्रिप्लॉइड था। इसका काम क्या होता है एंडोस्पर्म का? ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है उसमें ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म में सबसे पहले बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, मतलब जो पीईएन होता है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं जिससे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। फिर सेल वॉल बनती है, उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर जो आप पीते हैं। वो कोकोनट वाटर क्या है? वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कोकोनट वाटर क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो व्हाइट कलर की आप साइड में उसकी व्हाइट कर्नल देखते हैं वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आप जो पानी पीते हैं कोकोनट का वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। कुछ स्पीशीज में जैसे पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है, इसमें ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो पूरा कंज्यूम कर लेता है बिफोर सीड मेच्योरेशन। उससे पहले ही एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में जैसे कैस्टर है, कोकोनट है, उसमें ये एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। मैच्योर सीड में भी ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और बाद में जाके सीड जर्मिनेशन में ये कंज्यूम होता है। इस तरह से एंडोस्पर्म 2 तरह के होते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं कुछ में और कुछ में कंज्यूम कंप्लीट नहीं होते हैं, सीड जर्मिनेशन में जाकर कंज्यूम होते हैं। अब देखिए जाइगोट से, जो बीच में आपको पता है जाइगोट बना था सिनगेमी से, वो जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना वो 2 तरह का होता है, डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडन होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। मोनोकोट एम्ब्रियो में एक कोटिलेडन होता है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन उसको बोलते हैं एपिकोटाइल और वो टर्मिनेट होती है प्लूम्यूल और स्टेम टिप पर जिससे स्टेम बनता है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल और वो टर्मिनेट होता है रेडिकल और रूट टिप पर जिससे रूट बनती है। ये जो रूट टिप होती है वो कवर्ड होती है रूट कैप से। ग्रास फैमिली में द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. At its lower end, the embryonal axis has the radicle and root cap. ये रेडिकल और रूट कैप enclosed in a sheet called coleorhiza. The portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow structure called coleoptile. अब हम पढ़ते हैं सीड के बारे में। ओव्यूल डेवलप
करके सीड बनाती है। इस सीड में सीड कोट होता है, कोटिलेडन्स होते हैं और एम्ब्रियो एक्सिस होता है। इस कोटिलेडन में फूड रिजर्व रहता है, फूड स्टोर रहता है, जो कि न्यूट्रिशन का काम करता है। ये सीड दो तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। मैंने आपको अभी पहले स्लाइड्स में बताया कि कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता, उस तरह के सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, और एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट। नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है और सीड जर्मिनेशन के टाइम पर वो हेल्प करता है, उस तरह के सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। एग्जांपल है व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर एक्सेट्रा। ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स है, आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो देखिए, उसमें आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट होते थे, वो होते हैं कन्वर्ट सीड कोट में। सीड कोट में पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, चना। चने में आप नीचे की साइड देखेंगे तो एक छोटा सा छेद होता है। आप जब चने को जब गलाते हैं तो उस छेद से ही पानी अंदर जाता है और चना फूलता है। तो ये जो पोर होता है, जो माइक्रोपाइल होता है, वो क्या हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पर वाटर और ऑक्सीजन अंदर जा सके सीड के, है ना। जब हम स्प्राउट बनाते हैं ना, चने के जब स्प्राउट बनाते हैं, चने को भिगोते हैं, तो इस पोर के थ्रू ही पानी और ऑक्सीजन अंदर जाता है और चना फूलता है। और यदि आप उसको एक दिन बांध के रखते हैं तो वो जर्मिनेट भी हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाती है। जैसे जैसे सीड मेच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट कम होने लगता है और सीड ड्राई हो जाता है। देखिए, जब सीड, इसका भी मैं एग्जांपल आपको चने से बताती हूँ। चना जो होता है, जब यंग होता है तब वो ग्रीन कलर का रहता है, जब वो मिच्योर हो जाता है तो ब्राउनिश वाइट येलो इस टाइप से हो जाता है, तो वो सूख जाता है, उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, फिर हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और वो एक स्टेट पे आ जाता है जिससे बोलते हैं डोरमेंसी, और वो फेवरेबल कंडीशन का वेट करता है। देखिए, हम उन चनों को रख लेते हैं घर में ड्राई स्टेट में, और यदि हमें, जैसे जो किसान है उनको नेक्स्ट ईयर खेत में बोना है, तो वो उन्हीं चनों को यूज करते हैं और मिट्टी में डाल देते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन मतलब अप्रोप्रिएट मॉइस्चर, वाटर कंटेंट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सब जब सुटेबल होते हैं तो इस तरह के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, परसिस्टेंट रहता है न्यूसेलस। इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। इसका एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड बीट। ओव्यूल का मैंने आपको बताया, इंटेग्यूमेंट जो है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गया। वॉल जो ओवरी की होती है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वॉल ऑफ फ्रूट। आपको बताया था ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो उसकी वॉल जो होती है ओवरी की, वो भी फ्रूट की वॉल बन जाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। अब दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं, और फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, जो ओवरी से डेवलप नहीं होते। थैलेमस, जो कि नीचे पार्ट रहता है ओवरी के नीचे वाला, उस पार्ट से फ्रूट बन जाता है, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। उसका एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा। एक होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, मतलब आपने अभी तक देखा कि ओवरी से फ्रूट बना। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही डेवलप हो जाते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनते हैं उनको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये सीडलेस होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बनाना। सीड में जो सीड कोट होता है वो क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है। जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिशन का काम करता है। जब तक कि सीड जर्मिनेट होके उसमें प्लूम्यूल रेडिकल नहीं बन जाते, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगता, तब तक एंडोस्पर्म सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सीड की वाइबिलिटी का जो ड्यूरेशन होता है वो कुछ स्पीशीज में दिन होता है, कुछ में ईयर्स होता है। ये वाइबिलिटी ऑफ सीड, वाइबिलिटी का मैंने पहले आपको मतलब बताया था, मतलब वो लाइव होने चाहिए, ठीक है, डेड नहीं होने चाहिए सीड, जिससे कि वो जर्मिनेट हो सके। तो ये जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो कुछ स्पीशीज में कुछ दिनों तक वाइबल रहते हैं सीड्स, कुछ स्पीशीज में कुछ ईयर्स तक, कुछ मंथ तक, सबका जो टाइम है वो वेरी करता है।
एक एग्जाम्पल है ल्यूपिनस आर्कटिकस। इसका जो सीड है, ऐसा देखा गया कि 10,000 साल के बाद भी उसको जब उगाया तो वो जर्मिनेट हो गया। और अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल है डेट पाम का, जिसका 2000 साल पुराना सीड भी जर्मिनेट हो गया, वायबल पाया गया। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी। एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? यदि सीड्स प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। कैसे? देखिए, आपको पता है एग सेल हैप्लॉइड होती है, मियोसिस के थ्रू बनती है। मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, मियोसिस के थ्रू बनता है। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन से 2n जाइगोट बनता है। यदि इस एग सेल में मियोसिस नहीं होता तो ये होती डिप्लॉइड एग सेल, और इससे डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन जाता। इस कंडीशन को बोलते हैं एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है पॉली एम्ब्रोयनी। पॉली मतलब मोर देन वन। यदि एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रोयनी। कैसे पॉसिबल है? न्यूसेलर सेल्स जो एम्ब्रियो सेक के आसपास की होती है वो एम्ब्रियो सेक में प्रोट्रूड हो जाती है और डायरेक्ट डेवलप हो जाती है एम्ब्रियोज में। इस तरह से एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रोयनी। अभी आजकल हमारी फूड हो या वेजिटेबल क्रॉप्स हो, उनकी हाइब्रिड वैरायटीज को कल्टीवेट किया जाता है। क्यों कल्टीवेट किया जाता है? क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन इन हाइब्रिड सीड्स की कुछ प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम इनकी क्या है कि हाइब्रिड सीड्स को हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। यदि हमने इन हाइब्रिड सीड्स को कलेक्ट किया हाइब्रिड से और 100 कर दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलती है उनमें कैरेक्टर मेंटेन नहीं रहते और कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो हमें हर साल हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यदि ये जो सीड्स हमने कलेक्ट किए हाइब्रिड से, यदि ये हम एपोमिक्सिस के थ्रू बनाएं, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस बनाएं, तो इससे बनने वाली प्रोजेनी में कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे, क्योंकि कोई मियोसिस नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इसलिए हमें हर साल नए सीड्स, नए हाइब्रिड सीड्स खरीदने नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक का खत्म होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने नीट के आपको जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट ईयर्स जो भी क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से, वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने का ट्राई किया है। आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं वो एनसीईआरटी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। यहाँ पर 12th बोर्ड में जो लास्ट 5 इयर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए। होप यू लाइक द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।